दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे सफर के बारे में सोचा है जहां जमीन बिल्कुल खत्म हो जाती है और आगे सिर्फ और सिर्फ अनंत समुद्र होता है? आज हम ठीक ऐसी ही एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। भारत के बिल्कुल आखिरी छोर यानी कन्याकुमारी की यात्रा। और पता है इसमें सबसे खास बात क्या है? हम इस सफर को देखेंगे हिंदी साहित्य के दिग्गज मोहन राकेश जी की आंखों से। तो चलिए इस अनुभव में डूबते हैं जहां भूगोल और इंसानी भावनाएं आपस में ऐसे मिलती हैं कि वक्त जैसे रुक सा जाता है। कहा जाता है ना कि जब प्रकृति अपने सबसे विशाल रूप में सामने होती है तो इंसान अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। एक बेहद शक्तिशाली पंक्ति इस एहसास को बिल्कुल सही तरह से बयान करती है। मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूं, एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। जरा इस एहसास को महसूस करके देखिए। एक ऐसी जगह जहां तक निगाहें जाएं बस लहरें ही लहरें हैं। वहां खड़े होकर इंसान खुद को कितना नगण्य, कितना छोटा महसूस करता होगा। ये एक लाइन पूरे पथ का सार है। एक ऐसा पल जब विशाल समुद्र के आगे हमारा खुद का होना जैसे कुछ देर के लिए मायने ही नहीं रखता। और ये बेहतरीन एहसास हम तक किसने पहुंचाया है? मोहन राकेश जी ने। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं वो जानते ही होंगे कि ये कितने बहुमुखी और कमाल के रचनाकार हैं। उनका ये यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है आखिरी चट्टान तक, सिर्फ एक आम सफरनामा नहीं है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भौगोलिक सुंदरता को गहरी मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। उनके लिखने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि हर एक दृश्य सीधे हमारे दिमाग में एक चित्र की तरह बन जाता है। तो चलिए अब इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कन्याकुमारी के इस शानदार तट की। समुद्र के बीच से उभरी हुई काली स्याह चट्टानें। इन्हीं पर खड़े होकर लेखक भारत के भूभाग की उस आखिरी चट्टान को देख रहे हैं। वही चट्टान जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। चारों तरफ से पानी की इतनी गहरी मार सहती हुई ये चट्टान पता है कैसी लगती है? जैसे कोई सन्यासी ध्यान में बैठा हो। और उन काले पत्थरों से जो हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें टकराती है ना, उनकी गूंज ऐसी होती है जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन है। अब कन्याकुमारी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सिर्फ एक तट नहीं है, ये एक महासंगम है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, तीनों का मिलन स्थल। यहाँ जब आप पानी को देखते हैं तो सिर्फ लहरें नहीं दिखती। लेखक यहाँ एक असीम शक्ति को बिल्कुल पास से महसूस करते हैं। वो कहते हैं ना, यहाँ शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति दोनों एक साथ मौजूद हैं। एक ऐसी अनंत ताकत जिसका सच में कोई दूसरा छोर दिखाई ही नहीं देता। खैर, जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, शुरू होती है लेखक की एक बेचैनी भरी दौड़, क्योंकि उन्हें सूर्यास्त देखना है। पर्यटकों की भारी भीड़ से खचाखच भरी उस रंगीन सैंड हिल को पीछे छोड़कर वो रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। पैर पूरी तरह थक चुके हैं, रेत में धंस रहे हैं, पर मन रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक के बाद एक टीले को पार करते हुए जब आखिरकार वो एक सबसे ऊंचे टीले पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त कर ली हो। ये सारी कड़ी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक शानदार दृश्य पाने के लिए थी। और उस आखिरी चोटी पर पहुंचते ही समुद्र सच में एक बदलते हुए रंगमंच में तब्दील हो गया। पता है, सूरज जैसे ही पानी की सतह को छूता है तो ऐसा लगता है जैसे पानी पर दूर दूर तक पिघला हुआ सोना बिखरा हो। रंग इतनी तेजी से बदलते हैं यहाँ कि आप उन्हें कोई नाम ही नहीं दे सकते। बस देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो सुनहरा रंग लहू जैसा लाल हो जाता है, फिर धीरे धीरे गहरा बैंगनी और आखिर में एक गहरे काले अंधेरे में पूरी तरह से समा जाता है। ये प्रकृति की चित्रकारी का एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जो किसी को भी हैरान कर दे। पर तभी इस खूबसूरती के बीच एक अचानक बदलाव आता है। वो सारा सम्मोहन, वो खूबसूरती का असर झट से गायब हो जाता है जब ध्यान आता है वापस लौटने का। अब चारों तरफ बढ़ती हुई स्याही और घुप अंधेरा एक अजीब सा डर पैदा कर देते हैं। इन रेत के टीलों के बीच भटक जाने की आशंका से शरीर में कंपकपी सी छूट जाती है। जरा सोचिए, ये वही समुद्र और वही रेत है जो अभी थोड़ी देर पहले कितनी सुंदर लग रही थी, पर अंधेरा घिरते ही अब ये खतरनाक भूल भुलैया बन चुकी है। अपनी उस बेचैनी और घबराहट में समुद्र तट की ओर फिसलते हुए जब लेखक नीचे आते हैं तो अचानक उनकी नज़र तट की रेत पर पड़ती है। इस डर के माहौल में भी प्रकृति का एक और आश्चर्य उनके सामने था। यहाँ की रेत आम रेत नहीं थी।
ये काली, खाकी, पीली, सुरमई और लाल रंगों का एक बिल्कुल ही अद्भुत मिश्रण थी। हर 1 इंच पर रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां रंगों का एक अनंत खजाना बिखरा पड़ा हो, जिसे बस हाथों में समेटने का दिल चाहता है। पर उस वक्त और हालात दोनों ही इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। अगले ही पल स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। समुद्र का पानी तेजी से बढ़ रहा था और तट की चौड़ाई जिस पर चलना था वो लगातार कम होती जा रही थी। लहरों से बचने की उस कोशिश में शुरू होती है एक शिद्दत भरी दौड़, और वो भी जूते हाथ में लेकर। एक ऊंची लहर से बचकर भागना, पता है कैसा लगता है? जैसे वाकई समुद्र आपको निगलने आ रहा हो। ये दृश्य एक इंसान की भौगोलिक ताकत के सामने मजबूरी और बेबसी को बिल्कुल सजीव तरीके से दर्शाता है। खैर, रात जैसे तैसे बीती, पर अगली सुबह विवेकानंद चट्टान तक जाने का सफर और भी ज्यादा हैरानगेज था। अब आप सोचेंगे कि वहां जाने के लिए कोई बढ़िया मॉडर्न नाव होगी। बिल्कुल नहीं। नाव के नाम पर सिर्फ रबड़ के पेड़ के 3 तनों को एक साथ बांध लिया गया था। बस यही थी उनकी नाव। जरा इसकी कल्पना कीजिए, नीचे नुकीली चट्टानें, ऊपर ऊंची ऊंची लहरें और एक बेहद छोटी कमजोर सी नाव जिसे देखकर ही किसी के भी पसीने छूट जाएं। लेखक अपने अंदर के डर को छिपाने की पूरी कोशिश तो करते हैं, पर सच्चाई ये है कि चट्टान पर पहुंचने के बाद भी उनकी टांगें कांप रही थीं। ये थी प्रकृति से इतने करीब से रूबरू होने की असली कीमत। और जब वो आखिरकार उस चट्टान पर पहुंचे तो उन्हें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो आध्यात्मिकता से भरा हुआ एकदम सुनहरा और शांत सूर्योदय है, आसपास के मंदिरों में पूजा की घंटियां बज रही हैं और वहां आए हुए सरकारी मेहमानों को आराम से कॉफी पिलाई जा रही है। पर वही दूसरी तरफ वहां के असली जीवन की कड़ी सच्चाई, जो हैं शिक्षित परंतु पूरी तरह से बेरोजगार युवा। कन्याकुमारी की उस वक्त की लगभग 8,000 की आबादी में सैकड़ों ऐसे युवा थे जो ग्रेजुएट होने के बावजूद वहां आने वालों को फोटो एल्बम और सीपियां बेचने को मजबूर थे। इस पूरे विरोधाभास को वहां के एक स्थानीय बेरोजगार ग्रेजुएट के इन शब्दों में जैसे पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया था। उसने कहा, हम लोग सीपीओ का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। एक ही विशाल समुद्र के इस तट पर ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। एक तरफ जहां ध्यान, शांति और अध्यात्म की बातें होती हैं, वहीं ठीक दूसरी तरफ पेट की भूख मिटाने का और अपना अस्तित्व बनाए रखने का रोज का कठिन संघर्ष चल रहा है। तो दोस्तों, अंत में ये पूरा सफर हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम भारत की इस आखिरी चट्टान पर खड़े होकर शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति को देखते हैं, तो असल में ये किसके बारे में बात हो रही है? क्या ये सिर्फ उन विशाल समुद्री लहरों और ऊंची चट्टानों का विस्तार है, या फिर प्रकृति की उस विशाल ताकत के सामने छोटी नजर आती मनुष्य की उन समस्याओं और संघर्षों का रूप है, जो कहीं ना कहीं दर्शन और अध्यात्म से भी बहुत बड़े हैं? ये ऐसी चीज है जिसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज की इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सफर ने हम सबको एक नए नजरिए से सोचना जरूर सिखाया होगा।